चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखेंगे पीआईबी से। पीआईबी में वैज्ञानिकों ने एक नई मेथड को खोज किया है जिसके माध्यम से फेनॉल से ये लोग फूड प्रिजर्वेटिव, फार्मास्यूटिकल्स और पॉलीमर बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। इंडियन रिसर्चर हैव फाउंड दैट इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग सरफेस मॉडिफाइड इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखना है कि वैज्ञानिकों ने बेस किसको बनाया है। इन्होंने बेस बनाया है सरफेस मॉडिफाइड इलेक्ट्रोड का। ठीक है, ये इस प्रकार से दो ठो इलेक्ट्रोड इन्होंने बनाए हैं, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। इसी का मेथड, इस मेथड का यूज़ करके इन्होंने क्या बनाने का काम किया है, प्रिजर्वेटिव, फार्मास्यूटिकल, डाई, पॉलीमर। ये सारी चीज़ें इनको प्राप्त हो सकती हैं यदि वो इस सरफेस मॉडिफाइड इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ करके काम करते हैं। तो इससे वो लार्ज स्केल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फिनाल को 1,4 हाइड्रोक्विनोन को। और हाइड्रोक्विनोन का यूज़ किया जाता है एक इंटरमीडिएट के रूप में इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव, फार्मास्यूटिकल, डाई, पॉलीमर इत्यादि। India currently import 1,4-hydroquinone at a heavy cost due to lack of efficient process for conversion of phenol to 1,4-hydroquinone। हमें बहुत भारी मात्रा में इस हाइड्रोक्विनोन का आयात करना पड़ता है क्योंकि हम फेनॉल को कंजर्व नहीं कर पाते और फेनॉल से ही हाइड्रोक्विनोन बनाया जा रहा है। फेनॉल एंड इट्स ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जैसे कि 1,4-हाइड्रोक्विनोन, तो फेनॉल को ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है, इसके बाद हाइड्रोक्विनोन प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा कैटेकोल और फिर रिसोर्सिनोल आर वाइटल एंड प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ मैनी मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल यूज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्पेशली हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट लाइक 1,4-हाइड्रोक्विनोन की आर यूज्ड एज इंटरमीडिएट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स, फार्मास्यूटिकल, डाई, पॉलीमर etc। और एडिशन में बात करी जाती है ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल। ठीक है, लीड्स टू ए ह्यूज वैल्यू एडिशन। यदि आप फेनॉल का ऑक्सीडेशन कर देते हो तो यहाँ पर फेनॉल में बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन एक यदि हम बात करें तो ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ए रिएक्शन बाय मॉलिक्यूल, एटम और आयन। जब भी आपस में कोई प्रतिक्रिया होगी मॉलिक्यूल की, आयन की, एटम की, उस टाइम में इलेक्ट्रॉन का लॉस यदि हो रहा है तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑकर्स व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल, एटम और आयन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, ये हमें कब देखने को मिलता है, जब एटम या फिर और आयन जो है इंक्रीज होता है। द अपोजिट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी जा रही है लेकिन एटम की इसमें वृद्धि होती है। अपोजिट जो प्रोसेस है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। विच when occurs when there is a gain of electron or the oxidation state of an atom, molecule or ion decrease। इसमें आटम, मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्सीडेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती। तो दोनों ये अपोजिट प्रक्रिया हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। वैल्यू एडिशन तो हमने देख लिए हैं कि हम फेनॉल में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तब जाके हमें ये चीज़ प्राप्त हो रही। बताया जा रहा है इंडिया इंपोर्ट करता है फेनॉल जिसकी कीमत है 23.6 मिलियन, ठीक, $, वाइल इंडिया स्पेंड $56.5 मिलियन फॉर इम्पोर्टिंग 1,4 हाइड्रोक्विनोन। मतलब कि सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ आप देखोगे 23.6 मिलियन $, खर्चा कर रहे हैं हम किसके लिए, फेनॉल के लिए, और 56.5 मिलियन हम खर्च कर रहे हैं हाइड्रोक्विनोन के लिए। इसमें हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ये ज़्यादा महंगा इसलिए क्योंकि ये फिनॉल से ही बनाया जाता है।
फिनॉल आप समझ लीजिए रॉ मटेरियल है। बताया जा रहा है conventionally phenol oxidation is carried out by chemical method using catalyst involving precious metal oxide and enzyme along with hazardous oxidant। तो फेनॉल ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में क्या क्या होता है, ठीक है, इसमें ये केमिकल मेथड होती है जिसमें कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें इन्वॉल्व है मेटल ऑक्साइड। ये जो कैटलिस्ट वर्ड आया उसका मतलब होता है उत्प्रेरण। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी गति को तेज या मंद करने के लिए जो चीज़ें मिलाई जाती हैं उनको हम उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट बोलते हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ें उत्प्रेरक का काम करती है, जैसे मेटल ऑक्साइड है, एंजाइम है, अलॉन्ग विथ हजारस ऑक्सीडेंट। लेकिन दीज मेथड्स सफ़र फ्रॉम मैनी डिसएडवांटेज इंक्लूडिंग इनकम्प्लीट कंजर्वेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल एंड लैक ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्टिविटी अलॉन्ग विथ एनवायरमेंटल हजार्ड। अब बनाना तो ठीक है कि हम बना ले रहे हैं, लेकिन इसमें भी कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें इंक्लूड है इनकम्प्लीट कंजर्वेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। शुरू में जो आप मटेरियल यूज़ किए हो उसको आप कंजर्व नहीं कर पा रहे हो। लैक ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्टिविटी है अलॉन्ग विथ एनवायरमेंटल हजार्ड। इसके अलावा आपको पर्यावरण को भी कुछ क्षति पहुंचा दे रहे हो। आगे इस स्कीम के फायदे के बारे में बताया जा रहा है। एज दिस ट्रांसफॉर्मेशन आर टिपिकली कैरिड आउट इन द एक्वेस, ठीक है, एक्वेस का मतलब होता है जलीय विलयन, लिक्विड वाला जो विलयन रहता है ना उसको कहा जा रहा है। तो एक्वेस मीडियम बाय जस्ट पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सबस्ट्रेट, मतलब कि फिनॉल से आप बिजली को गुजारते हैं, इससे कोई भी एनवायरमेंटल हैजार्ड्स उत्पन्न नहीं होता है। The electrochemical transformation offers so many advantages. There are several practical issues, especially with respect to phenol oxidation. एग्जाम्पल की बात करी जाती है, द कन्वेंशनल metal based electrode could not be used for this transformation as they start losing the activity over time due to absorption of oxidized product on their surface। आप पहले जो यूज़ कर रहे थे मेथड, द कन्वेंशनल मेथड मेटल बेस्ड इलेक्ट्रोड, ये इनका यूज़ आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग स्टार्ट कर देते हैं लॉस ऑफ एक्टिविटी ओवर द टाइम। कुछ टाइम के बाद एक्टिविटी ये लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट इनकी सरफेस पर बैठते जाता है। अब आगे वैज्ञानिक लोग इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि पहले हम देख रहे थे इलेक्ट्रोड की सरफेस में कुछ जमा हो जा रहा है या फिर कुछ अलग से वो टार जैसी चीज़ बना ले रहे हैं, तो इससे प्रैक्टिकल करने में दिक्कत जाती है। अब इनका सॉल्यूशन इन्होंने निकाला, हाइड्रोक्सिल COH, कार्बोक्सिल COOH और कार्बोनिल COO, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन प्रभाव सतह वाले कार्यात्मक समूहों की वांछित संख्या के साथ अव्यवस्थित ग्राफीन जैसी संरचनाओं वाले इलेक्ट्रोड का हमें यूज़ करना चाहिए। किसी भी अम्लीय वातावरण में इलेक्ट्रोड के विद्युत रासायनिक उपचार द्वारा सतह संशोधन फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी विधियों का यूज़ करके व्यवस्थित अध्ययन के आधार पर, ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रोड की सरफेस को चेंज किया है। और बताया जा रहा है सतह संशोधित कार्बोनेशियस इलेक्ट्रोड का हम प्रयोग करेंगे तो हम फिर फिनॉल से हाइड्रोक्विनोन बना सकते हैं। 1,4 हाइड्रोक्विनोन की 87% चयनात्मकता, फिनॉल का उत्कृष्ट रूपांतरण 99% था। ये पिक्चर में आप देख ही रहे हैं, 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किए गए हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोड की कुछ खास बात, बिजली यहाँ से प्रवाहित की गई है। ये इलेक्ट्रोड हैं सरफेस मॉडिफाइड कार्बोनेशियस इलेक्ट्रोड है, ठीक है, स्पेशल टाइप के इलेक्ट्रोड हैं, इन्हीं का यूज़ किया गया है।
अब हम देख लेते हैं द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी है। ठीक है, पीपुल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी के एक सोल्जर हैं, ठीक है, जिनको टॉर्च की मसाल पकड़ाई जाएगी। इसी के चलते चलते इंडिया को ऐसा लग रहा है कि चाइना यहाँ पर भी कुछ राजनीति खेल रहा है, इसलिए हम अब इंडियन जो डिप्लोमेट है ना वो बायकॉट करेंगे बीजिंग के गेम्स का। सिलेक्शन ऑफ पीएलएस गलवान सोल्जर एज टॉर्च बियरर स्पार्क्स रो। कल ही शायद हमने ये न्यूज़ देखे थे और वही न्यूज़ आज फ्रंट पेज में फिर से आ गई है। टेंशंस स्पिल ओवर। It is the first time that India has announced a diplomatic boycott of Olympic Games ceremony। ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहली बार हमने किसी ओलंपिक सेरेमनी का बायकॉट किया है। Who all are boycotting, sending sport team but no diplomat or political representative the event। और कौन कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। इंडिया ड्यू टू चाइनीज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ गेम्स, फील्डिंग गलवान पीएलए कमांडर एज टॉर्च बियरर। इसके अलावा यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, सीजैक रिपब्लिक ड्यू टू ह्यूमन राइट कंसर्न इन जिंजियांग। ठीक है, कौन? सीजैक रिपब्लिक इन जिंजियांग एंड तिब्बत। इसके अलावा ये लोग ये रीज़न बता रहे हैं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है यहाँ पर। ऑस्ट्रिया, स्वीडन ड्यू टू कोरोना प्रोटोकॉल के चलते चलते बॉयकॉट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब कि ये लोग अपनी टीम तो भेज रहे हैं लेकिन डिप्लोमेट को नहीं भेजेंगे और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं हरियाणा से। हरियाणा के हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है हरियाणा जॉब रिजर्वेशन में। ठीक है, हरियाणा जो कहता है कि हम 75% जो जॉब है वो लोकल के लिए रिजर्व करके रखेंगे। हरियाणा हाई कोर्ट ऑन थर्सडे ग्रांटेड एन interim stay on the controversial law for reservation for 75% job in private company, society and trust for local हरियाणा कैंडिडेट। अब ये जो आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो ये किन के लिए कर रहे हो? प्राइवेट कंपनी के लिए, सोसाइटी एंड ट्रस्ट फॉर लोकल लोगों के लिए। अब सोचने वाली बात ये है, कंपनी को एमपी से यदि कुछ अच्छे स्किल वाले लड़के मिल जा रहे हैं, ठीक है, स्किल्ड वर्कर यदि उसको एमपी से मिल जा रहे हैं तो वो हरियाणा के लोगों को क्यों लेना चाहेगा? यदि एमपी के बच्चे कम कीमत पर यहाँ काम करने के लिए तैयार हैं और हरियाणा के लोग ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं तो भी मजबूरी में कंपनी को हायर करके रखना पड़ेगा। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम हैं जिसके कारण इसका विरोध हो रहा है कि आप। और दूसरी बात यह है ये प्राइवेट कंपनियों के लिए है, सोसाइटी के लिए है एंड ट्रस्ट के लिए। इससे क्या दिक्कत हो जाएगी कि जो बाहर की जो कंपनियां हैं ना वो यहाँ पर आने इन्वेस्ट करने के लिए अपने पैर पीछे खींच लेंगी। आगे जो याचिका करता है जिसका नाम यहाँ पर बताया जा रहा है, इनकी तरफ से आए हैं एडवोकेट तुषार शर्मा, रिप्रेजेंटिंग मनेसर इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन, वन ऑफ द पिटिशनर्स। उनका कहना है सेट द कोर्ट ग्रांटिंग द interim stay put only one question to the state as how they could grant reservation in employment on the basis of the domicile as it violated article 16 of the constitution। आप केवल डोमिसाइल के हिसाब से, निवास के हिसाब से यदि किसी को रिजर्वेशन दे रहे हो जॉब में तो वो वायलेट करता है आर्टिकल 16 का। Around 8 petitioners, including different industrial associations and individuals, moved the court last December against the law, pleading that it was against the provision of the Constitution and basic principle of meritocracy that acted as the foundation for business to grow and remain competitive. The court had then issued notice to the government seeking a reply। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो तमिलनाडु से आई है। तमिलनाडु की ये न्यूज़ बताती है कि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं ना, इन्होंने
नीट बिल को रिटर्न कर दिया है असेंबली में, वहाँ की विधानसभा को वापस कर दिया है। गवर्नमेंट कन्वेंस ऑल पार्टी मीट ऑन इशू प्रॉमिस टू पास बिल अगेन। अब सरकार का कहना है कि हम ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे और इसको एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि ये बिल पास हो जाए। तमिलनाडु गवर्नर हैं RN रवि हैज़ रिटन टू द असेंबली स्पीकर ए बिल seeking to dispense with need-based admission for undergraduate medical degree course। तो ये जो बिल है वो ऐसा है कि बच्चों को नीट में एडमिशन दिलाता है। Within hours of Raj Bhavan release, the Tamil Nadu government said it would take steps to adopt the same bill in the assembly. To discuss the steps to be taken in this regard, the government also convened an all-party meeting in the Secretariat on Friday. The bill adopted by Assembly in September sought to admit students to UG medical degree program. ये बिल का आखिर उद्देश्य क्या है? इस बिल का उद्देश्य है अंडर ग्रेजुएशन वाले जो मेडिकल डिग्री प्रोग्राम हैं यहाँ पर बच्चे एडमिशन ले सकें ऑन द बेसिस ऑफ +2 स्कोर। +2 में उनके परसेंटेज के हिसाब से, किसी का 70% है, किसी का 80% है, तो कितने परसेंट वाले बच्चे जो है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, तो वो इसी के हिसाब से कर रहा था ये बिल। आगे बताया जा रहा है कि देखो, ऑफ द ओपिनियन दैट द बिल इज अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट स्पेशली द रूरल एंड इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट। ऐसा यहाँ पर बताया जाता है कि जो गरीब बच्चे हैं जिनका परसेंटेज नहीं बन पा रहा है तो वो तो पिछड़ जाएंगे बिल्कुल। Hence the governor has written the bill to the speaker of the Tamil Nadu Assembly on February 8, 2022, giving detailed reason for its रिकन्सिडरेशन बाय द हाउस। आगे एक बात यहाँ पर बताई जाती है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ठीक है, वेल्लोर एसोसिएशन बनाम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें भी ये बात बताया गया था कि जो NIIT है ना, इसको बरकरार क्यों रखा गया है, क्योंकि ये गरीब छात्रों को आर्थिक शोषण होने से रोकता है और सामाजिक न्याय को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इस हिसाब से ही डिसीजन दिया है गवर्नर ने। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात बताई जाती है यहाँ पर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ओवरवर्क्ड, इनको किस प्रकार से बिना गैप के काम करना पड़ रहा है, बिना राहत रिलीफ के। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ATCOS, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है, एट सम ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री सच एज दिल्ली एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, आर अनेबल टू गेट देयर मैंडेटरी ब्रेक ऑफ 30 मिनट आफ्टर एवरी 2 आवर्स। हर 2 घंटे के बाद आपको आधा घंटे का आराम मिलेगा, ये चीज़ भी उनको नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ मैन पावर क्रंच, क्योंकि स्टाफ की कमी है, आदमी की कमी। एंड एट एयरपोर्ट सच एज गुवाहाटी दे वर्क 365 डेज। गुवाहाटी एयरपोर्ट आप चले जाओगे तो उनको पूरे 365 दिन काम करना पड़ रहा है, एक दिन का ऑफ भी नहीं मिल रहा। तो द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हैज़ आल्सो लेड टू वुमन एम्प्लॉय बीइंग डिनाइड चाइल्ड केयर लीव। अब जो महिलाएं काम कर रही हैं वो भी अपने बच्चों की चाइल्ड केयर लीव नहीं ले पा रही हैं। द सेंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ ATCOs इन द कंट्री इज 3901, अगेंस्ट विच ओनली 3162 पर्सनल आर एम्प्लॉयड। ए शॉर्टेज ऑफ 19% एंड द गैप इज ग्रोइंग। ज़रूरत है 3901 की सैंक्शनिंग हुई है कि इतने लोग काम करेंगे, 3162 लोग ही काम कर रहे हैं, शॉर्टेज है 19% का, और जो गैप है वो बढ़ते ही जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं केरल के सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। कुछ टाइम पहले भी ये न्यूज़ आई थी, तो हम सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट? द प्रोजेक्ट इंटाइल्स बिल्डिंग ए सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर। बात ऐसी है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से केरल की गवर्नमेंट हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, रेल की पटरी बिछाएगी और वहाँ पर सेमी हाई स्पीड रेल चलाएगी। अब कई लोगों का ऐसा कहना है कि ये काम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे टाइम की बचत होगी।
टाइम की बचत होने वाली है। इसके अलावा हमारा जो रेलवे सिस्टम है काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इससे किराया बढ़ जाएगा, इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, इत्यादि इत्यादि। इसके चलते चलते इसका काफ़ी विरोध हो रहा था। द प्रोजेक्ट entails building a semi-high speed railway corridor through the state, linking its southern end and the state capital Thiruvananthapuram with its northern end of Kasaragod। कहाँ से कहाँ तक ये जुड़ाव होने वाला है ये आप देख सकते हैं। साउदर्न एंड इसका एकदम साउथ वाला छोर और स्टेट कैपिटल तिरुवनंतपुरम विथ किसके साथ में, कसारगोड के साथ में ये लोग कनेक्ट हो जाएंगे। द लाइन इज प्रपोज टू बी ए 529 किलोमीटर। इसमें 11 जिले शामिल हैं, 11 स्टेशन बनेंगे। व्हेन द प्रोजेक्ट इज रियलाइज्ड वन कैन ट्रेवल फ्रॉम कसारगोड से लेकर के तिरुवनंतपुरम इन लेस देन 4 आवर्स। 4 घंटे से भी कम टाइम में आप कसारगोड से तिरुवनंतपुरम चले जाओगे। ट्रेन की स्पीड रहेगी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। द करेंट ट्रेवल टाइम ऑन द एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे नेटवर्क इज 12 घंटा। 12 घंटा से 4 घंटा में ये टाइम पीरियड आपका हो जाएगा। आगे बात यहाँ पर करी जाती है इस प्रोजेक्ट के डेडलाइन की। ठीक है, द डेडलाइन फॉर द प्रोजेक्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, KRDCL ने इसकी टाइम पीरियड रखा 2025 तक। KRDCL या फिर के रेल इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन केरल की गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। 2 लोग मिलकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, KRDCL आखिर है क्या? इसमें केरल की रेलवे शामिल है और शामिल है केंद्र सरकार की रेलवे, दोनों मिलकर के KRDCL इसका नाम रखा गया है। फिर वही बात बताती जाती है कि व्हाट वाज द नीड फॉर द प्रोजेक्ट, आखिर इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों है। इट हैज़ लॉन्ग बीन अर्ज्ड बाय अर्बन पॉलिसी एक्सपर्ट। शहरी पॉलिसी एक्सपर्ट कहते हैं एग्जिस्टिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्टेट का कैन नॉट मीट द डिमांड ऑफ द फ्यूचर की डिमांड को ये पूरा नहीं कर सकता है। ज़्यादातर हमारी जो ट्रेनें हैं वो एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं, क्योंकि कई सारे कर्व हैं, बेंडिंग है ऑन द एग्जिस्टिंग स्ट्रेच। द गवर्नमेंट क्लेम द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इज द नीड ऑफ द आवर as it can take a significant load of traffic of the existing railway stretch and make travel easier and faster for commuter. This will in turn reduce the congestion on road and help reduce accident and fatality. इसकी मदद से, इसकी सहायता से एक्सीडेंट भी कम होगा, फैटलिटीज़ जो डेथ जो होती हैं उसको भी हम रोक पाएंगे। न्यूज़ की यदि हम बात करें तो न्यूज़ में बताया जाता है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है। केरल के वित्त मंत्री का ऐसा दावा है। KN बालगोपाल है इनका नाम। के रेल परियोजना के बारे में जनता को गुमराह करने का प्रयास करने का आरोप लगाया जाता है। ठीक है, बताया जाता है कि इससे रिलेटेड गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। केरल के वित्त मंत्री हैं KN बालगोपाल ने गुरुवार के दिन क्लियर कर दिया है कि सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है, लेकिन लोगों में गलत धारणा बनाई जा रही है, उनको गुमराह किया जा रहा है कि ऐसी कोई मंजूरी नहीं मिली है। केंद्र के पत्रों का इन्होंने हवाला दिया, सबूत दिखाया है कि दिसंबर 2019 में ही सैद्धांतिक रूप से इसकी मंजूरी मिल गई थी, क्योंकि दोनों मिलकर के इसको काम कर रहे हैं ना, केरल की गवर्नमेंट और सेंट्रल की गवर्नमेंट रेलवे वाली। तो पत्र में ये बात लिखी है कि DPR में तकनीकी व्यवहार्यता के लिए पर्याप्त विवरण उपलब्ध नहीं है, इसलिए केरल रेल विकास निगम लिमिटेड को विस्तृत तकनीकी दस्तावेज जैसे संरेखण की योजना, विशेष रूप से रेलवे भूमि और मौजूदा रेलवे नेटवर्क पर निजी भूमि क्रॉसिंग प्रदान करने की सलाह दी गई है। बताया जाता है कि वित्तीय व्यवहार्यता की भी यहाँ पर जाँच होने वाली है। तकनीकी मानकों को अंतिम रूप देने के बाद इसको ही हम चालू करेंगे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं चंद्रयान मिशन 3 से रिलेटेड। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में है। पिछली बार जब हम भेजे थे एक
सैटेलाइट को, तो वो सॉफ्ट लैंडिंग उसकी नहीं हो पाई थी। तो उसी की फिर से एक बार ये फिर से प्रयास किया जाएगा। अगस्त के महीने में ये चीज़ होने वाली है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता हूँ। चंद्रयान 3 के बारे में यदि हम बात करें तो चंद्रयान 3 इज सक्सेसर टू द चंद्रयान 2। सक्सेसर मतलब कि चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी। इट विल लाइकली टू अटेम्प्ट अनदर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनार सरफेस। चंद्रमा की सरफेस पर ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। इट विल बी ऑलमोस्ट ए रिपीटिशन ऑफ द जुलाई 2019 चंद्रयान 2 मिशन। जुलाई 2019 चंद्रयान 2 मिशन जो हम भेजे थे उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। द लैंडिंग स्पॉट ऑन द मून एंड द एक्सपेरिमेंट टू बी कंडक्टेड ऑन द लूनार सरफेस। वहाँ पर इसको हम लैंड कराएंगे और उसकी जो सरफेस पर कुछ कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। Although scores of landers sent by Russia, US and Chinese have explored moon's surface, so far no other agency has landed in the southern hemisphere of the moon. बताया जा रहा है अभी तक चाइना, रसिया, यूएस चंद्रमा में तो गए जरूर हैं, लेकिन उसका जो साउथ वाला हेमिस्फीयर है ना, वहाँ तक अभी कोई पहुँचा नहीं। इसरो होप्स टू बी द फर्स्ट टू डू। ऐसा करने वाला इसरो पहला बन जाएगा। एज पर इसरो द टोटल कॉस्ट ऑफ चंद्रयान मिशन विल बी ओवर 600 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है। इन कंपेरिजन द टोटल कॉस्ट ऑफ चंद्रयान 2 इसकी थी 960 करोड़ और इसकी है 600 करोड़। चंद्रयान 2 के बारे में यदि हम बात करें तो सितंबर 2008 की डेट है। चंद्रयान 2 मिशन वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर ए कॉस्ट ऑफ 425 करोड़। 2008 में इसको अप्रूवल मिला था चंद्रयान 2 को, 425 करोड़ रुपये उस बार डिसाइड किया गया था। इट इज़ इंडिया सेकेंड मिशन टू द मून, और ये चंद्रमा के लिए सेकेंड मिशन था। इट एम्स टू एक्सप्लोर द मून साउथ पोलर रीजन। उसका जो साउथ वाला पोलर है वहाँ पर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, उसको एक्सप्लोर करना। द मिशन इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इंडियाज प्लान्स फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन एज प्रोग्राम नोन एज प्लेनेटरी साइंस एंड एक्सप्लोरेशन। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ द मिशन, एन ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। 3 चीज इसमें रहेंगी। द मिशन पेलोड इंक्लूड टेरेन मैपिंग कैमरा। इसमें क्या क्या चीज़ रहेगी बताया जाता। चंद्रयान 3 को लेकर के ये न्यूज़ आई है। चंद्रयान 3 सेट फॉर लॉन्च इन अगस्त के महीने में इसकी लॉन्चिंग हो सकती। इट इज़ ए फॉलो अप टू चंद्रयान 2 लॉन्च इन 2019। चंद्रयान 2 का के बाद ही हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, उसको ये फॉलो कर रहा है। इंडिया प्लान्स to execute the Chandrayaan 3 mission this August, Minister Jitendra Singh told the Lok Sabha on Wednesday. Though the government had stated that the mission was scheduled for 2022, this is the first time that a specific month has been announced. ये पहली बार है जब हमने साल नहीं बताए हैं, महीना भी बता दिए हैं कि कौन से महीने में हम लॉन्च करेंगे। Chandrayaan 3 mission is a follow up of Chandrayaan 2 ऑफ जुलाई 2019 का, विच एम टू लैंड ए रोवर ऑन द लूनार साउथ पोल। उसके ऊपर आप एक रोवर को उतारने वाले हो साउथ पोल पर। इट वॉज सेंट अबोर्ड द कंट्रीज मोस्ट पावरफुल जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3। ठीक है, बताया जा रहा है लॉन्च किया जाएगा लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3 के माध्यम से। However, lander Vikram Institute of Controlled Landing ended up crash landing on सितंबर 7, 2019 and prevented rover Pragyan from successfully traveling on the surface of the moon.